अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज जो टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे वो है एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में स्टडी किया था। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड था उसमें हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया था कि असल में हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था ऑब्जर्वेशन बनाना। हमने ऑब्जर्वेशन भी बना लिए, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाई, उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे डिडक्शन बनाया। डिडक्शन बनाने के बाद अगला जो स्टेप होता है उसको कहा जाता है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करना होता है कि हमारा जो डिडक्शन है वो ठीक है या गलत है। तो इस स्टेप को बोलते हैं परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंटेशन की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो एक्सपेरिमेंटेशन की या एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन कुछ यूँ है। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। का एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है बायोलॉजिकल मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि वेदर हमारे पास जो एक डिडक्शन है वो ट्रू है या नहीं है। तो ये है एक्सपेरिमेंटेशन की डेफिनेशन कि एक्सपेरिमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, और इसको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वेदर अ डिडक्शन इज़ ट्रू। जिसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो डिडक्शन हमने बनाया था, जितने भी डिडक्शन हमने बनाए थे वो ट्रू है या फॉल्स है, वो सही है या गलत है। तो इनको डिटरमाइन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूरा तजर्बा करते हैं। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन में हम डिडक्शन की करवाते हैं, असल में रिगरस टेस्टिंग करवाते हैं। असल में हम डिडक्शन का टेस्ट करवा रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करवा रहे होते हैं, रिगरस टेस्टिंग करवा रहे होते हैं डिडक्शन की। जब रिगरस टेस्टिंग करवाते हैं डिडक्शन की तो हमारे पास दो तरह का रिजल्ट आ सकता है। क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, या तो हमारा रिजल्ट ये आ सकता है कि हमारे पास जो डिडक्शन है वो सही साबित हो जाती है एक्सपेरिमेंट में। तो यानी जिस हाइपोथेसिस से हमने वो डिडक्शन बनाई है वो हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गई है। तो जिस हाइपोथेसिस से हमने वो डिडक्शन बनाई थी वो हाइपोथेसिस सही साबित हो गई है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो ऐसा भी हो सकता है हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आया, यानी जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो ट्रू नहीं थी, वो क्या थी, फॉल्स थी, वो गलत साबित हुई थी। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो सकता है, यानी अगर हमारा रिजल्ट ठीक आ जाता है, तो हम ऐसे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऐसे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। हाइपोथेसिस, क्योंकि ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो अगर रिजल्ट ठीक नहीं आया तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि यही ठीक है। अब एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि इसको फर्दर टेस्ट किया जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट के अलावा और टेस्ट किए जाएंगे। जबकि जो रिजेक्ट हो गई है उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो एक्सेप्ट की गई है इस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। यही बात है कि हम इसकी सिग्निफिकेंस यही है, एक हाइपोथेसिस जो कि ट्रू होती है उसकी सिग्निफिकेंस ये है, इस पर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, फर्दर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ताकि हमें फर्दर इसकी वैलिडिटी को टेस्ट किया जाए कि ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको बिल्कुल ठीक साबित करना ये इतना आसान नहीं होता कि एक एक्सपेरिमेंट में पता चल जाए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेसिकली दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कितने ग्रुप्स बनाए जाते हैं, दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक ग्रुप को हम नाम देते हैं कंट्रोल ग्रुप का, और दूसरे ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देते हैं। कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन कुछ यूँ है, द ग्रुप इन विच ऑल द इंडिविजुअल्स आर गिवन नॉर्मल कंडीशन। इसमें तमाम जानदारों को नॉर्मल कंडीशन दी जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल एयर, ये नॉर्मल कंडीशन जो भी होती है वो दी जाती है। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जानदारों को नॉर्मल कंडीशन नहीं दी जाती, क्योंकि उनमें हम चेक करना चाह रहे होते हैं असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कंडीशन इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर किसी बीमारी के हिसाब से हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्दी लोग होंगे और यहाँ पर बीमारी के लोग होंगे। तो इस तरह हम उनके दरमियान डिफ्रेंसिएशन चेक कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है कि हम चेक करना चाहते हैं कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वेदर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो ये एक पौधा है, तो हम हमारे पास दो ग्रुप्स बनाएंगे। कंट्रोल ग्रुप में हम ऐसे पौधे रखेंगे जिनको कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है, जबकि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ऐसे पौधे रखेंगे जिनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जा रही। एट द रिजल्ट हम देखेंगे कि कौन से पौधे ग्रो करते हैं कि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो जिससे हम इस प्रॉब्लम को डिटरमाइन कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप की एक एग्जांपल ये भी है कि हेल्थी पीपल का एक ग्रुप, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की एग्जांपल है कि मलेरिया के पेशेंट्स का एक ग्रुप। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है उसको हम नाम देते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स का।
रिजल्ट्स को समराइज़ कर देना, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे जो भी हमें रिजल्ट्स निकले, जो भी नताइज निकले, उन सारे रिजल्ट्स को समराइज़ कर, समराइज़ का मतलब शॉर्ट करके एक अच्छी फॉर्म में बना देना, उसको समराइज़ कहा जाता है। अब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स के लिए बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से स्टेप्स हैं, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, हमें रिजल्ट्स मिल गए, उन रिजल्ट्स को समराइज़ करने के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजारना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट से जो डाटा मिलता है उस डाटा को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। कौन सा डाटा मिलता है? क्वांटिटेटिव डाटा। इससे पहले जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे वहाँ से हमें दो तरह का डाटा मिलता है, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। जबकि हमने एक्सपेरिमेंट का कौन सा डाटा लेना है? क्वांटिटेटिव डाटा लेना है। ऑब्जर्वेशन में आपको याद होगा कि हमें जो डाटा मिलता है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। उस डाटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसके लिए हम डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर डाटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सेम इन द वे हमें जो क्वांटिटेटिव डाटा मिला है इसकी हम डाटा कलेक्शन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर इसकी डाटा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। डाटा ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद हम इसकी डाटा एनालिसिस करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमने डाटा एनालिसिस नहीं किया था, हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन की थी और फिर हमने हाइपोथेसिस बना दी थी। एक्सपेरिमेंटेशन में हमने हाइपोथेसिस नहीं बनानी, अब हमने डाटा ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस दो तरीक़ों से किया जाता है। एक तरीकाकार को हम नाम देते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड और दूसरे तरीके को हम नाम देते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये दो तरीकाकार हैं जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जितना भी डाटा होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव, उनकी एवरेज ली जाती है, फिर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है और उनसे कंक्लूजन को ड्रा किया जाता है। कंक्लूजन ड्रा करने के लिए जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स। दिस इज़ अबाउट स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम रेशियो और प्रोपोर्शंस को इस्तेमाल करते हैं। रेशियो क्या लिया जाता है? दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, जो चार चीज़ों को आपस में कंपेयर करके प्रोपोर्शन की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमने रिजल्ट्स निकाल लिए, समराइज़ कर लिया रिजल्ट्स को इन सारे मेथड के ज़रिए से। नेक्स्ट स्टेप होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि अगर आपने अभी तक जितने सारे स्टेप्स कर लिए, अगर आपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट नहीं किया तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका काम सारा बेकार जाएगा अगर दुनिया को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो इतना सारा काम करने के बाद आपके लिए अहम है कि आप उस सारे रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर दें, दुनिया को बताएं कि मैंने ये काम किया। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये होगा कि दूसरे लोग आपके काम को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि आपने जो काम किया वो सही किया या गलत किया। ठीक है, और अगर आपने सही काम किया है तो इस काम को एक बायोलॉजिकल अहमियत हासिल हो जाएगी कि इससे फर्दर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, या इससे बहुत से बायोलॉजिकल मसले हल हो सकते हैं, या हो सकता है इसकी मेडिकल कोई अहमियत हो या इसकी अहमियत हो, आपको कोई प्राइज़ मिल जाए। तो ये दो इसकी सिग्निफिकेंस है कि अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स, यूज़ नॉलेज फ्रॉम दिस टू सॉल्व अदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स की ये रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स की अहमियत है। अब रिजल्ट को रिपोर्ट कैसे किया जाता है? रिजल्ट्स को डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स में रिपोर्ट किया जा सकता है, इंटरनेशनल मीटिंग्स में किया जा सकता है, डिफरेंट सेमिनार्स में या डिफरेंट बुक्स में अपने रिजल्ट्स को बताया जा सकता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, उसके ये रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, अब रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर दिया हमारे काम पर, अब फिर दूसरे लोग काम करना शुरू कर देंगे। हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ हम कर सकते थे हमने वो किया। अब हमने जो किया वो सही है या गलत है, इसको जज दूसरे लोग करेंगे। अब दूसरे लोग हमारे काम को जज करते हैं, तो एंड पर अगर हमारा काम फिर भी सही साबित होता है तो ऐसे काम को थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, अब हम असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड पे क्या निकलता है? थ्योरी पेश की जाती है, जिससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम असल में है क्या। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है वो एक थ्योरी होती है। तो ये थ्योरी भी अगर सही साबित होती रहे बार बार तो ऐसी थ्योरी को लॉ बोल दिया जाता है। तो असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एंड रिजल्ट क्या होता है? थ्योरी होती है। लेकिन ऐसी थ्योरी जो कि बार बार सही साबित हो उसे लॉ बोल दिया जाता है कि वो हमेशा ही सही साबित होगी। तो दिस इज़ ऑल हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप्स हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है, बायोलॉजिकल मेथड के क्या क्या स्टेप्स हैं, हमने उन सारे स्टेप्स को डिटेल से कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में देखेंगे, फिर हम थ्योरी और लॉ के बारे में पढ़ेंगे।